ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यह हमारा आज का टॉपिक है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सो वी नो ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम हैज़ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज वॉल्यूंटरी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इनवॉल्यूंटरी। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि एड्रेनर्जिक है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज कोलिनर्जिक। सो नर्वस सिस्टम में से फर्स्ट पार्ट दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो आज हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम? सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो पार्ट्स ऑफ द ब्रेन cerebrum, cerebellum, midbrain, pons, medulla. Now this midbrain, pons, medulla are known as brainstem. Combinedly, they are known as brainstem. Then below the medulla there is spinal cord. ये spinal cord है. Okay. So spinal cord and brain that is the central nervous system. So now drugs acting on central nervous system मतलब जो drugs brain पे and spinal cords पे act करते हैं, those are the drugs acting on सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको सिलेबस में कौन से ड्रग्स है, कौन से कैटेगरीज के ड्रग्स है। सो दिस कैटेगरीज आर जनरल एनेस्थेटिक्स, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स, एंटीपिलेप्टिक्स दैट मीन्स एंटी कन्वल्जेंट्स, देन एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, न्यूट्रोपिक्स, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स एंड ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। सो दिस आर द ड्रग्स जो कि हमें फार्मेकोलॉजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्टडी करना है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस में स्टडी करना है। सो नाउ यदि हमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस स्टडी करना है तो पहले हमें नर्व इम्पल्सेस को समझना होगा। नर्व इम्पल्सेस मतलब एक्शन पोटेंशियल दैट इज द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ब्रेन में जो इम्पल्स जनरेट होती है, नर्व्स में जो इम्पल्सेस जनरेट होती है, उसे समझना होगा। अगर हम ये नर्व इम्पल्सेस को या एक्शन पोटेंशियल को समझ लेते हैं तो जो मैकेनिज्म्स ऑफ ड्रग एक्शन है, तो बहुत से ड्रग्स का एक्शन जो मैकेनिज्म से एक्शंस का वो हमें समझ में आएगा। इसके अलावा जो ड्रग्स हार्ट पे एक्ट करते हैं, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल्स पे, तो कार्डियक मसल्स में भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक नॉलेज है, ये हमें कार्डियक मसल्स में मतलब ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीवीएस में भी काम में आएगा, पर्टिकुलरली एंटी एरिथमिक ड्रग्स में, अरिथमिया में। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है पहले वो समझ के लेते हैं। ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि इम्पल्स कंडक्ट होता है, इम्पल्स जनरेट होता है। तो इम्पल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इम्पल्स? तो इम्पल्स इज एन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल करंट जैसा है। जैसा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसी तरह से नर्व इम्पल्स होती है। तो हमारे बॉडी में जो भी इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज द नर्व इम्पल्स, उसे नर्व इम्पल्स बोलते हैं। नर्व इम्पल्स का ही मतलब होता है एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स ये सेम है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या है, तो मैं इसका डेफिनेशन रीड करता हूँ। एन एक्शन पोटेंशियल इज अ रैपिड राइज एंड सब्सिक्वेंट फॉल इन वोल्टेज और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल्युलर मेम्ब्रेन विद अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न। ओके, रैपिड राइज एंड सब्सिक्वेंट फॉल इन वोल्टेज और मेम्ब्रेन पोटेंशियल अक्रॉस अ सेल्युलर मेम्ब्रेन मतलब जो एक्सॉन होता है या जो सेल्युलर मेम्ब्रेन है। ठीक है। सेल्युलर मेम्ब्रेन से क्या मतलब यहाँ पे, तो न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स आपको पता है ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन, न्यूरॉन्स का जो मेम्ब्रेन है दैट इज द सेल्युलर मेम्ब्रेन। तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस मतलब दोनों साइड्स में, न्यूरोनल मेम्ब्रेन के बाहर, अंदर से और बाहर में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वोल्टेज होता है, और उस वोल्टेज में जो ऊपर नीचे हो जाता है, राइज एंड फॉल ऑफ द पोटेंशियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो दैट इज द एक्शन पोटेंशियल। नाउ ये जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर में सोडियम आयंस होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलरली कौन से आयंस होते हैं, सोडियम, एंड इंट्रा सेलुलरली पोटेशियम आयंस होते हैं। ठीक है। न्यूरोनल मेम्ब्रेन जो होता है, तो न्यूरोनल मेम्ब्रेन के बाहर में सोडियम आयंस होते हैं दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, एंड न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर में पोटेशियम आयंस होते हैं दैट इज इंट्रा सेलुलर। नाउ सोडियम आयंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू पोटेशियम आयंस। ठीक है। और दोनों भी कटायंस है, सोडियम आयंस
and potassium ions both are cations. Okay, now what happens, देखिए क्या होता है कि न्यूरॉन्स जब रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, न्यूरॉन्स जब रेस्टिंग स्टेट में होते हैं तो वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायग्राम में -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये -70 मिलीवोल्ट तो ये माइनस में क्यों है? बिकॉज न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स के बाहर सोडियम आयंस है और न्यूरोनल मेम्ब्रेन के अंदर पोटेशियम आयंस है। सपोज मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली 100 सोडियम आयंस है और इंट्रा सेलुलरली 30 पोटेशियम आयंस है। ओके, न्यूरॉन से बाहर 100 सोडियम आयंस और न्यूरॉन्स के अंदर में 30 पोटेशियम आयंस। अब हम इनसाइड माइनस आउटसाइड करेंगे, इनसाइड माइनस आउटसाइड मतलब पोटेशियम आयंस माइनस सोडियम आयंस, मतलब 30 माइनस 100 तो हमें -70 मिलता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। ऐसा समझने के लिए कि यहाँ पे -70 मिलीवोल्ट क्यों आता है, क्योंकि जो डिफरेंस होता है सोडियम और पोटेशियम का इनसाइड और आउटसाइड, न्यूरॉन के अंदर और बाहर जो कटायंस का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस मतलब -70 मिलीवोल्ट है। ओके, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है दैट इज -70 मिलीवोल्ट। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, पहली स्टेप क्या है, स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या है, जैसे किसी ने टच किया, ठीक है, या कि हमारी बॉडी जो भी रिएक्ट करती है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है बॉडी में, ठीक है। बॉडी जब एक्टिव होती है, कोई भी सिस्टम हमारे बॉडी का एक्टिव होता है तो क्यों होता है, तो स्टिमुलस की वजह से होता है, ठीक है। जैसे टेस्ट बड्स, टेस्ट कब एक्टिवेट होंगे तो उसमें कोई स्टिमुलस आएगा तो, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या करते हैं, तो न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं। न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं मतलब क्या करते हैं, तो न्यूरॉन्स के जो चैनल्स है, सोडियम चैनल्स पोटेशियम चैनल्स, उसको ओपन करते हैं। तो जब स्टिमुलस आता है तो सोडियम चैनल ओपन होंगे, जो डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स या सेल बॉडी जो होती है न्यूरॉन की, तो वहाँ पे जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन होंगे। सोडियम चैनल ओपन होने के बाद में सोडियम अंदर की ओर आएगा। सोडियम जब अंदर आता है तो जो कैटायंस का जो लेवल है, कैटायंस का जो डिफरेंस है न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर, वो डिफरेंस जो है कैटायंस में, वो डिफरेंस कम होने लगता है। वो डिफरेंस कम होता है तो जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज बढ़ने लगता है, तो ये -70 से -55 की तरफ जाएगा। वोल्टेज -70 से -55 की तरफ जाएगा। अब जब तक पोटेंशियल या वोल्टेज -55 तक नहीं जाता तब तक इम्पल्स आगे नहीं बढ़ती। अगर आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल नहीं रीच होता है या पोटेंशियल वोल्टेज या -55 के नीचे में रहता है तो यहाँ पे फेल्ड इनिशिएशंस बोला गया है। क्या बोला है, फेल्ड इनिशिएशंस, मतलब इम्पल्स आगे बढ़ेगी नहीं, इम्पल्स यहीं पे डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट यदि थ्रेशोल्ड के ऊपर पोटेंशियल चला जाता है तो फिर वो आगे जाएगा +40 मिलीवोल्ट तक। एंड ये जो फेज है, इस फेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। इसे डीपोलराइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जीरो की तरफ बढ़ता है और जीरो से आगे जाता है। ओके, तो ये डीपोलराइजेशन की फेज है। यहाँ पे सोडियम आयंस अंदर की ओर आते रहते हैं न्यूरॉन्स में। नाउ +40 मिलीवोल्ट पे पहुँचने के बाद में सोडियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं। और पोटेशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटेशियम जो न्यूरॉन के अंदर था वो न्यूरॉन से बाहर जाना शुरू हो जाता है। जब पोटेशियम न्यूरॉन से बाहर जाना शुरू होता है तो फिर से पोटेंशियल जो है वो नीचे की ओर आना शुरू हो जाता है, तो इसे रिपोलराइजेशन फेज बोलते हैं। और ये जो रिपोलराइजेशन होता है यह -70 मिलीवोल्ट के नीचे भी जाता है, और जब ये -70 मिलीवोल्ट के नीचे जाएगा तो इसे हाइपर पोलराइजेशन बोला जाता है, हाइपर पोलराइजेशन। और हाइपर पोलराइजेशन होने पे जब ये -90 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाएगा तब पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और पोटेशियम जो बाहर जाते हैं वो रुक जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोटेशियम चैनल्स तो क्लोज हो गए, लेकिन कुछ अदर चैनल से, अदर रूट से पोटेशियम फिर से सेल के अंदर आएंगे। पोटेशियम फिर से सेल के अंदर मतलब न्यूरॉन के अंदर में आएंगे तो ये पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा और रेस्टिंग स्टेट पे जाके स्टॉप होगा, ठीक है। तो ये जो पूरा साइकिल है, स्टिमुलस, थ्रेशोल्ड, डिपोलराइजेशन, देन रिपोलराइजेशन, देन हाइपरपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग स्टेट, इसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, मतलब ही नर्व इम्पल्स। ओके, एंड यहाँ पे जो हाइपरपोलराइजेशन की फेज है तो इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। जब तक रिफ्रैक्टरी पीरियड में नर्व होती है, न्यूरॉन होता है, तब तक कोई भी नया इम्पल्स जनरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 5 फेजेस होती है नर्व इम्पल्स की, एक्शन पोटेंशियल की। एंड यहाँ पे ये सभी फेजेस मिली सेकंड्स में हो जाती हैं। मिली सेकंड मतलब
1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकंड, ओके, 1000 मिली सेकंड इक्वल्स टू 1 सेकंड। नाउ अब जो भी ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस है, तो वो ड्रग क्या करते हैं, यहाँ पे या तो वो थ्रेशोल्ड को बढ़ा देंगे, या डीपोलराइजेशन को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे, या रिपोलराइजेशन को बढ़ाएंगे कम करेंगे, या हाइपर पोलराइजेशन को बढ़ाएंगे कम करेंगे, ठीक है। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस जो है वो या तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स के जो फेजेस है, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, इनको कम ज़्यादा कर देंगे। यदि किसी भी वजह से ये नर्व इम्पल्स का रेट बढ़ जाता है, या इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन मतलब 1 to 5, 1 to 5 मतलब 5 मिली सेकंड का ड्यूरेशन इसका, कितना, 5 मिली सेकंड। तो 5 मिली सेकंड में एक एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यदि कोई भी ड्रग ये 5 मिली सेकंड के समय को 4 मिली सेकंड कर दे या 3 मिली सेकंड करता है, तो नर्व इम्पल्स का रेट बढ़ जाएगा, नर्व इम्पल्स का रेट बढ़ जाएगा, मतलब सीएनएस एक्साइटेशन हो जाएगा, स्टिमुलेशन हो जाएगा, सीएनएस स्टिमुलेशन। तो सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग क्या करते हैं, सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग नर्व इम्पल्सेस के रेट को बढ़ा देते हैं, एक्शन पोटेंशियल को, इसका स्पीड बढ़ा देते हैं। और जो सीएनएस डिप्रेशन ड्रग होते हैं, सीएनएस डिप्रेशन ड्रग क्या करते हैं, तो सीएनएस डिप्रेशन ड्रग ये नर्व इम्पल्स का टाइम है 5 मिली सेकंड का, इस टाइम को वो बढ़ा देते हैं, मतलब 5 मिली सेकंड की जगह पे 6 या 7 मिली सेकंड तक वो कर सकते हैं उसको, ठीक है। अगर ये रेट बढ़ जाता है, इसका स्पीड कम हो जाता है इम्पल्स फॉर्मेशन का, तो सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सीएनएस स्टिमुलेंट एंड सीएनएस डिप्रेशन ड्रग ये एक्शन पोटेंशियल को कम ज़्यादा करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है ये, तो यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम आयंस को कंसिडर करके दिया है। तो यहाँ पे नर्व इम्पल्स में सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम चैनल से होते हैं ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपका क्लोराइड चैनल भी आ सकता है, सॉरी क्लोराइड आयंस भी आ सकते हैं, या अदर कैल्शियम आयंस भी आ सकते हैं, कैल्शियम आयंस, क्लोराइड आयंस ये भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सी टिश्यू है उस पर, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये पॉइंट, क्लियर? यस सर। ओके, इसे आपको एक बार और देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसी के ऊपर में आपका सीएनएस के ड्रग्स एंड कार्डियोवास्कुलर में पर्टिकुलरली एंटी अरिथमिक ड्रग्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। जो ईसीजी है, अभी ये जो मैंने बताया ये आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया, एंड हार्ट मसल्स में जो होता है वो ईसीजी होता है, ईसीजी टाइप, ठीक है। बट उसमें भी जो ईसीजी के डिफरेंट स्टेजेस है, डिफरेंट वेव्स है, PQRST वेव्स हार्ट में, तो वेव्स में भी यही एक्टिविटी होती है, मतलब कहीं पे कुछ चैनल्स ओपन होते हैं, कुछ चैनल्स क्लोज होते हैं, कहीं पे डिपोलेशन होता है, कहीं पे रिपोलेशन होता है, ईसीजी में भी, ठीक है। तो चलिए विद दिस बैकग्राउंड आगे बढ़ते हैं हम लोग।